का। देखिए राष्ट्रमंच, बड़ा विषय बड़ी बहस। शनिवार और रविवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। नमस्ते, मेरा नाम है अदिति सिंह और आपका स्वागत है नेक्स्ट जेन भारत में। अगर आप अपना कोई बिजनेस चला रहे हैं या बिजनेस की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो सबसे बड़ी जरूरत है समय की बचत, बेहतर फैसले और तेज कामकाज। और अब यही काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई कर रही है। और इसमें खास बात यह है कि हमारे देश के युवा एंटरप्रेन्योर्स ऐसे स्मार्ट सॉल्यूशंस तैयार कर रहे हैं जो कंपनियों के रोजाना के काम को और भी आसान बना रहे हैं। तो आइए देखते हैं कैसे ये युवा इनोवेशन के जरिए बिजनेस को बना रहे हैं और भी एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल। भारत में तेजी से बढ़ते बिजनेस और नए उद्योगों के साथ एआई और स्मार्ट सॉफ्टवेयर की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि बेंगलोर जैसे टेक हब अब नई पीढ़ी के एआई ड्रिवन स्टार्टअप्स के केंद्र बनते जा रहे हैं, जहां युवा उद्यमी पारंपरिक बिजनेस सिस्टम को स्मार्ट और ऑटोमेटेड बना रहे हैं। हमने ऐसे ही एक स्टार्टअप का दौरा किया जो ऑटोमोबाइल रिटेल सेक्टर के लिए एक आधुनिक डीलरशिप मैनेजमेंट सिस्टम विकसित कर रहा है। यह प्लेटफॉर्म सेल्स, सर्विस, ऑपरेशंस और एचआर को एक ही सिस्टम से जोड़ता है, जिससे एक्सेल शीट्स और पुराने सॉफ्टवेयर पर निर्भरता कम होती है। इसका एआई टूल सेंज एआई जटिल डेटा को आसान तरीके से समझने में मदद करता है, जबकि एआई कॉलिंग एजेंट्स 24/7 लीड फॉलोअप और सर्विस रिमाइंडर्स को ऑटोमेट कर बिजनेस को ज्यादा तेज, स्मार्ट और कुशल बना रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं, अभी अगर आप किसी डीलरशिप में जाएंगे तो उसमें कॉलिंग एक अलग सॉफ्टवेयर से हो रही है, कस्टमर से बातचीत अलग सॉफ्टवेयर से हो रही है, बुकिंग मैनेजमेंट एक्सेल व्हाट्सएप पे हो रहा है, अटेंडेंस कहीं और से लग रही है। और जो मालिक होते हैं वहाँ पे, जो ओनर हैं उसके, जिनके अंदर 200-300 लोग काम कर रहे हैं, उनके पास कोई विजिबिलिटी नहीं है। उनको कॉल घुमाना पड़ता है अपने मैनेजर के लिए कि मेरे आज दिन में क्या हुआ शोरूम में, राइट। तो ट्रैकर इस चीज़ को सॉल्व करता है। वहीं एक और स्टार्टअप अगली पीढ़ी के कॉग्निटिव कंप्यूटिंग सिस्टम पर काम कर रहा है। यह कंपनी मल्टी मॉडल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है, जो टेक्स्ट, ऑडियो, विजुअल्स और स्ट्रक्चर्ड डेटा को जोड़कर कॉन्टेक्स्ट बेस्ड समझ तैयार कर रहा है। सरल भाषा में यह तकनीक एआई को सिर्फ डेटा प्रोसेस करने तक सीमित नहीं रखती, बल्कि जानकारी के बीच संबंध और अर्थ को समझने की क्षमता देती है। मेटाकॉग्निशन का लक्ष्य ऐसे इंटेलिजेंट सिस्टम बनाना है जो रिसर्च वर्कफ्लो, एंटरप्राइज ऑटोमेशन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को और अधिक स्मार्ट बना सके। आज के डेट पे जितने भी कार्य होते हैं एआई के, कुछ भी गोल्स अचीव करना होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर टास्क रहता है, वो एक एआई एजेंट के माध्यम से किया जाता है। लेकिन एआई एजेंट्स भूल जाते हैं इंसानों की तरह, और हम उनकी यही भूलने की बीमारी को सॉल्व करते हैं। इसी तरह
एक और स्टार्टअप इंश्योरेंस सेक्टर में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और ऑपरेशनल इफिशियंसी को बेहतर बनाने पर काम कर रहा है। कंपनी ने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म विकसित किया है जो इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज, कंज्यूमर्स और इंश्योरर्स के बीच वर्कफ्लो को सरल और एकीकृत करता है। इसका उद्देश्य सेल्स एफिशिएंसी को बढ़ाना, मींस सेलिंग कम करना और कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना है। AI हम यूज़ करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में, उससे जो एजेंट का टाइम होता है डेटा एंट्री का या कोड्स बनाने का, वो सब बहुत ही ज़्यादा कट डाउन हो जाता है, जिसमें उन्हें कई कई घंटे लगते थे। उन्हें सारे कोड्स पढ़ने पड़ते थे, सारी पॉलिसी पढ़ के उसकी मैनुअल एंट्री करनी पड़ती थी अपने सॉफ्टवेयर में या एक्सेल शीट में। तो अब वो AI की हेल्प से एक क्लिक में कंप्लीट हो जाता है और उनका जो बिज़नेस हमने देखा है वो रिपोर्ट करते हैं कि 2 to 3 टाइम्स उनके बिजनेस में उन्होंने ग्रोथ दिखी। भारत के ये स्टार्टअप्स दिखाते हैं कि AI और नई तकनीकें सिर्फ काम को आसान नहीं बना रही, बल्कि पूरे उद्योगों को बदल रही हैं। इंटेलिजेंट सिस्टम्स, ऑटोमेशन और डेटा ड्रिवन इनोवेशंस के साथ भारत डिजिटल परिवर्तन की नई दिशा तय कर रहा है। आपको अगर साइंस को सच में समझना है ना, तो किताबों से बाहर निकलकर उसको एक्सपीरियंस करना भी उतना ही ज़रूरी है। और यही एक वजह है कि देश भर के साइंस सेंटर्स यंगस्टर्स में काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। कहीं रोबोटिक्स और स्पेस टेक्नोलॉजी को अप क्लोज जानने का मौका मिल रहा है, तो कहीं इंटरैक्टिव एक्सपेरिमेंट्स साइंस को बना रहे हैं और भी आसान और इंगेजिंग। तो देखिए कैसे साइंस सेंटर्स इस जनरेशन की क्यूरियोसिटी को नए आइडियाज और इनोवेशन में बदल रहे हैं। प्रकृति हो, अंतरिक्ष, रोबोटिक्स या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा विज्ञान, देश भर के साइंस सेंटर और म्यूजियम युवाओं में जिज्ञासा, नवाचार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। इंटरैक्टिव प्रदर्शनों और रोचक प्रयोगों के जरिए ये विज्ञान को मजेदार और आसान बना रहे हैं। और आज हम हैं कोलकाता के साइंस सिटी में, भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे बड़े विज्ञान केंद्र में। अर्थ एक्सप्लोरेशन हॉल, 3D थिएटर और स्पेस ओडिसी जैसे आकर्षक गैलरियां यह विज्ञान को रोमांचक अनुभव में बदल देती हैं। कोलकाता के साइंस सिटी का स्पेस बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर टेक्नोलॉजी, साइंस से जुड़ी चीजों को करीब से महसूस किया जा सकता है। जिन चीजों को बच्चे किताबों में पढ़ते हैं, उसे अगर नजदीक से महसूस करना होता है तो इस जगह पर आते हैं। देश में साइंस सिटीज यही तो कर रही हैं कि टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट के साथ, फन के साथ सीखा जा सके और अपने साइंस को, अपने देश के साइंस को नजदीक से समझा जा सके। देश में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने की दिशा में नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम अहम भूमिका निभा रहा है। ये संस्था देश भर में 26 साइंस सेंटर और म्यूजियम संचालित करती है, जिनमें कोलकाता का साइंस सिटी भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा विज्ञान केंद्र है। हम चाहते हैं कि बच्चे, यूथ या जो भी लोग हैं, चाहे वो फैमिली वाले भी लोग हों, तो वो मतलब कुछ करते करते सीखें, मतलब फन विद लर्निंग, व्हाट वी कॉल एज अ फ्री चॉइस लर्निंग एनवायरनमेंट। मतलब ऐसा नहीं कि हम आपको जबरदस्ती कर रहे हैं आप आइए यहाँ सीखिए, नहीं, आपको हम एग्जिबिट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, आप एग्जिबिट्स के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और उसके जरिए आप सीखते हैं। तो साइंस सिटी को हम बोलते हैं बेसिकली एडुटेनमेंट हब। यहाँ आपको लर्निंग भी है और एंटरटेनमेंट भी है। साइंस सेंटर और म्यूजियम में युवा विज्ञान को सिर्फ देखते नहीं, बल्कि उसे जीते हैं, अनुभव करते हैं और रियल टाइम प्रयोगों के जरिए उसके पीछे छिपे सिद्धांतों को समझते हैं। यहाँ जिज्ञासा, खोज और सीखने का अनुभव एक साथ जीवंत हो उठता है। किताबी ज्ञान में आप खाली पढ़ते हैं, वो खाली एक समय सीमा तक याद रहता है। यहाँ पे आके मेरे को पता चला, विजिबिलिटी, फिजिकली मैंने देखा कि क्या क्या होता है साइंस में। मेरी बेटी के लिए ये साइंस सिटी पहला एक्सपीरियंस है और मैं अभी से इसको एक्सपोजर देना चाहती हूँ अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ द डायनासोर्स, और यहाँ पे टाइम मशीन्स और जितने भी साइंस के यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में, ताकि इसके अंदर इंटरेस्ट जगे।
ये है गुजरात के राजकोट में बना रीजनल साइंस सेंटर, जिसकी स्थापना 2022 में हुई थी। फ्यूचरिस्टिक गैलरी, इंटरैक्टिव एग्जिबिट्स, रोबोटिक जोन और इमर्सिव लर्निंग स्पेसेस के जरिए यहाँ बच्चे और युवा विज्ञान को सिर्फ समझ नहीं रहे, बल्कि उसे लाइव अनुभव भी कर रहे हैं। जेनजी के लिए ये जगह किसी भविष्य की अद्भुत दुनिया से कम नहीं, जहाँ टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और एंटरटेनमेंट मिलकर लर्निंग को एक रोमांचक और नेक्स्ट लेवल अनुभव में बदल देते हैं। साइंस सिटी में बहुत जाणवालायक वस्तु है, જેમ કે એમાં 6 ગેલેરી હોય છે અને સાયન્સ સિટી અત્યારના સ્ટુડન્ટ્સ માટે બહુ પ્રેરણાદાયક વસ્તુ છે। એમાંથી બહુ ઘણું બધું શીખવા મળે છે। साइंस के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। जो मैं स्कूल में पढ़ती हूँ वो इधर बहुत अच्छे से बताया है। इधर प्लांट्स का है, अर्थ का दिखाया है कि अर्थ कैसे पहले बना था, और रोबोटिक्स का है, बहुत कुछ है। किताबों से निकलकर जब विज्ञान अनुभव बन जाता है, तभी जिज्ञासा नवाचार में बदलती है। देश भर के साइंस सेंटर और म्यूजियम नई पीढ़ी को विज्ञान से जोड़कर उन्हें भविष्य की चुनौतियों और संभावनाओं के लिए तैयार कर रहे हैं। किसने सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब लोग छोटे शहरों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक लाखों व्यूअर्स तक पहुंच पाएंगे और अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। आज के युवा स्मार्टफोन से कंटेंट क्रिएशन के जरिए कमाई और एक नया करियर बना रहे हैं। तो आइए देखते हैं पैशन से कंटेंट क्रिएशन तक का ये सफर। फूड ब्लॉगिंग हो, ट्रैवल ब्लॉगिंग हो या फिर सोशल मीडिया के जरिए अपने टैलेंट को दुनिया तक पहुंचाना, यही है डिजिटल कंटेंट क्रिएशन की नई दुनिया। मिलिए सूरत के अंकित बनरवाल से, जिन्होंने शारीरिक चुनौतियों को अपनी ताकत बना लिया। एक मोबाइल फोन से शुरू हुआ उनका सफर आज लाखों फॉलोअर्स तक पहुंच चुका है। ट्रोलिंग भी हुई, लोग हंसे भी, लेकिन अंकित रुके नहीं। उनकी कहानी बताती है कि असली ताकत शरीर में नहीं, बल्कि हौसले और मजबूत माइंडसेट में होती है। जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने इसको एक ऑप्शन के तौर पे स्टार्ट किया था, बट अब ये मेरी लाइफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया है। अब डे टू डे लाइफ में मैं शूट करने जाता हूँ, एडिट करता हूँ और रिकॉग्निशन मिलता है। सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं, बल्कि दूर दराज और पहाड़ी इलाकों में भी आज के युवा डिजिटल कंटेंट क्रिएशन को प्रोफेशन के तौर पर अपना रहे हैं। शिमला अब केवल टूरिज्म की पहचान नहीं, बल्कि क्रिएटर्स, फिल्म मेकर्स और डिजिटल आर्टिस्ट का एक नया हब बन चुका है। जहां कंटेंट क्रिएशन कभी शौक हुआ करता था, आज वही युवाओं के लिए प्रोफेशन और स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी बन चुका है। मिलिए शिमला की श्रद्धा और उर्वशी से। ये सिर्फ छात्राएं नहीं, बल्कि उभरती हुई डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स हैं। म्यूजिक क्रिएशन और कंपोजिंग के जरिए ये दोनों सोशल मीडिया पर अपनी अलग पहचान बना रही हैं। टेक्नोलॉजी और टैलेंट के दम पर इनका सपना सिर्फ वायरल होना नहीं, बल्कि डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में सफल करियर बनाना है। जब से सोशल मीडिया और रील कल्चर बहुत ज़्यादा होने लग गया है, उसके बाद से जितने भी लोग पहले घर पे सब कुछ करते थे एज अ हॉबी, अब वो लोगों को दिखा सकते हैं। पहले मैंने जॉब किया, मैंने 4-5 साल जॉब किया और उसमें मैं खुश नहीं थी। तो फिर मुझे था कि एट दिस पॉइंट 1-2 साल से मेरे को था कि नहीं, मेरे से जॉब नहीं होगा, मुझे म्यूज़िक के लिए कुछ करना है, मुझे उसमें आगे बढ़ना है। तो जॉब छोड़ा, फिर उसके बाद ये जर्नी स्टार्ट हुई। शिमला के रहने वाले विनीत शर्मा जैसे प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी आज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी फोटोग्राफी स्किल्स और क्रिएटिव कंटेंट के जरिए वो न सिर्फ सोशल मीडिया पर अपनी अलग पहचान बना रहे हैं, बल्कि डिजिटल कंटेंट क्रिएशन को एक सफल प्रोफेशन में भी बदल चुके हैं। शायद 10 से 15 साल पहले मुझे पता नहीं था, तो मैं शायद ना कहता, पर जैसा अभी चलन है, जिस हिसाब से फोटोग्राफर्स कंटेंट क्रिएशन में लोग फाइनेंशियली कमा पा रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, तो ये मतलब बहुत अच्छा एक करियर ऑप्शन हो सकता है।
क्रिएटर इकोसिस्टम से आज करीब 2 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष राजस्व उत्पन्न हो रहा है, जो 2030 तक बढ़कर 8 से 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है। यानी क्रिएटिविटी अब सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि तेजी से उभरती एक मजबूत आर्थिक शक्ति बन चुकी है। यही वजह है कि आज के युवा कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में प्रोफेशनल स्किल्स विकसित कर रहे हैं। वीडियो शूटिंग से लेकर एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग और सोशल मीडिया टूल्स तक युवा अब प्रोफेशनल ट्रेनिंग और क्लासेस के जरिए खुद को डिजिटल दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं। पर फॉर नाउ अब ऐसा है कि काफ़ी चीज़ें यहाँ पर ग्रो होने लगी है, ये कल्चर ग्रो हो रहा है, डिजिटली लोग जा रहे हैं, सीख रहे हैं ये चीज़ें, तो इट इज़ ग्रोइंग। आज के जेन ज़ी सिर्फ कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रहे, बल्कि अपनी क्रिएटिविटी से खुद अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर रहे हैं। और यही बदलती सोच अब छोटे शहरों और हिल स्टेशंस में साफ दिखाई दे रही है। जब भी फॉर्मूला रेसिंग की बात होती है तो हमारे दिमाग में दुनिया की बड़ी बड़ी रेस और हाईटेक कारें आती हैं, लेकिन अब भारत के युवा भी इस रेस में अपनी पहचान बना रहे हैं। IIT मद्रास के छात्र ऐसी इलेक्ट्रिक, सोलर और फ्यूचर रेडी रेस कार्स तैयार कर रहे हैं जो सिर्फ स्पीड ही नहीं बल्कि इनोवेशन और स्मार्ट मोबिलिटी की नई कहानी लिख रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सालों तक भारत दुनिया की रेस देखता रहा, लेकिन आज भारत खुद की रेस डिजाइन कर रहा है। मैं इस वक्त बैठा हूं फॉर्मूला 1 स्टूडेंट इलेक्ट्रिक रेस कार में, जिसे डिजाइन करा है टीम रफ्तार ने। अब ये टीम सिर्फ इलेक्ट्रिक नहीं बल्कि ऑटोनॉमस यानी ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रही है। आज नेक्स्ट जन भारत में आपको मिलाएंगे उन युवाओं से जो मोटर स्पोर्ट इनोवेशन की ग्लोबल रेस में आगे ले जाने के लिए पूरी रफ्तार से मेहनत कर रहा है। IIT मद्रास की ये टीम ऐसी इलेक्ट्रिक रेस कार तैयार कर रही है जिसे छात्रों ने खुद डिजाइन और विकसित किया है। कई वर्षों तक रेस कारों पर काम करने के बाद अब टीम पूरी तरह इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रही है। यही नहीं, उनका अगला लक्ष्य ऐसी रेस कार तैयार करना है जो भविष्य में बिना ड्राइवर के भी दौड़ सके। लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करने वाली ये टीम भारतीय युवाओं की इंजीनियरिंग क्षमता को दुनिया के सामने पेश कर रही है। तो हमें एक रूल बुक का पालन करना पड़ता है जो कि फॉर्मूला 1 के रूल से अलग है थोड़ी। उसके तहत हमने इसको पूरी तरह इलेक्ट्रिक बनाया है। तो इलेक्ट्रिक बनाने का मतलब ये है कि एक तो ये पर्यावरण के लिए अच्छी है ही, ऊपर से हम जितनी चाहें उतनी पावर जब चाहें तब व्हील्स को कमांड कर सकते हैं। तो उससे हमारे पास पूरा परफॉर्मेंस का कंट्रोल है इसकी आगे। टीम की नई इलेक्ट्रिक रेस कार सिर्फ तेज रफ्तार के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि इसमें परफॉर्मेंस और स्मार्ट इंजीनियरिंग का भी खास ध्यान रखा गया है। टीम के मुताबिक ये कार लगभग 154 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर सकती है और 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ चंद सेकंड्स में ही पकड़ सकती है। इसमें इस्तेमाल किया गया बैटरी सिस्टम इसे और ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। हमारी कार की टॉप स्पीड 154 किलोमीटर पर आवर है। हमारे कंपटीशन में टर्न्स ज़्यादा होते हैं तो इसलिए एक्सेलरेशन ज़्यादा मैटर करता है। तो हम 0 से 100 लेस देन 3.4 सेकेंड्स में किए हैं हमने हमारी कार से। मोर देन दिस हमारी कार का 75.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावर डेंस बैटरी पैक। और दूसरी तरफ है टीम अग्निरथ, जो कि बना रही है सोलर एंड्योरेंस रेस कार, जो सूरज की किरणों से हजारों किलोमीटर तक दौड़ सकती है। अगर एक टीम इलेक्ट्रिक रेसिंग टेक्नोलॉजी का भविष्य तैयार कर रही है तो दूसरी टीम सस्टेनेबल मोबिलिटी की नई दिशा तलाश रही है। IIT मद्रास की टीम अग्निरथ सौर ऊर्जा से चलने वाली एडवांस्ड रेस कार्स विकसित कर रही है। साल 2021 में शुरू हुई ये टीम आज दुनिया की प्रतिष्ठित सोलर रेसिंग प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने की तैयारी कर रही है। टीम की नई सोलर रेस कार आग्नेय को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो कम से कम सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए लंबी दूरी तय कर सके। ये सिर्फ एक रेस कार नहीं बल्कि भविष्य की स्वच्छ और टिकाऊ मोबिलिटी की एक झलक भी है। So we participate in something called the Bridgestone World Solar Challenge, which happens once in 2 years in Australia. We also participate in other solar racing challenges from across the world. The car is built to be an endurance vehicle.
and the main aim is to make sure that the vehicle uses as little energy as possible. एक तरफ ऐसी रेस कारें तैयार की जा रही हैं जो इलेक्ट्रिक और ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं, तो दूसरी तरफ ऐसी कारों पर काम हो रहा है जो सूरज की ऊर्जा से लंबी दूरी तय कर सकें। इन वर्कशॉप्स में तैयार हो रही ये मशीनें सिर्फ प्रतियोगिताओं के लिए नहीं है, बल्कि भविष्य के समाधान की प्रयोगशाला भी है, जहां युवा इंजीनियर्स नई टेक्नोलॉजीज को परख रहे हैं और भविष्य की मोबिलिटी को आकार दे रहे हैं। स्पीड, सस्टेनेबिलिटी और स्मार्ट मोबिलिटी, भारत की अब नई जनरेशन इन तीनों को साथ लेकर आगे बढ़ रही है और IIT मद्रास की ये पहल दर्शाती है कि विकसित भारत की कहानी इन्हीं इनोवेशन सेंटर से शुरू होती है। आजकल फोक म्यूजिक और ट्रेडिशनल साउंड्स को मॉडर्न बीट्स के साथ सुनने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है और यही फ्यूजन हमें कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है, जहां संतूर और सूफियाना संगीत जैसी पुरानी विरासत को नए अंदाज में आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं ट्रेडिशनल म्यूजिक और नई जनरेशन का ये फ्यूजन। कश्मीरी पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर लोक संगीत का जादू बिखेरते ये मशहूर कलाकार और उनकी धुनों में खोए आज के युवा। ये सिर्फ एक संगीत प्रस्तुति नहीं, बल्कि ऐसा मंच है जहां नई पीढ़ी कश्मीर घाटी की लोक परंपराओं, संस्कृति और अपनी जड़ों को करीब से महसूस कर रही है। लोक संगीत की ये सुरमई महफिल युवाओं को अपनी विरासत से नए अंदाज में जोड़ रही है। मुझे लगता है मेरा काम वही है, टू प्रिजर्व व्हाट इज राइट नाउ एंड व्हाट हैज गॉन, और क्योंकि शायद ये फ्यूचर में ना रहे। लेकिन कश्मीर का म्यूजिक सिर्फ परंपरा तक ही सीमित नहीं है। युवा पुराने सुरों को मॉडर्न बीट्स के साथ फ्यूज करके एक नई पहचान बना रहे हैं। अब मिलते हैं गफ्फार कुरैशी और आयाना से, उन युवा कलाकारों से जो कश्मीर के पारंपरिक संगीत को नए अंदाज में दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। गफ्फार अपनी मॉडर्न कॉम्पोजिशन और म्यूजिक प्रोडक्शन के जरिए पुराने सुरों को नई धुनों से जोड़ रहे हैं, वहीं आयाना एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक स्टाइल से फ्यूजन संगीत को नई पहचान दे रही है। Folk tradition is so strong here कि मतलब when you mix it up with the western, मतलब जैसे आप बैंड ड्रम्स और गिटार्स और बेस लेके आते हो, तो मतलब आप सिर्फ एक लेआउट नहीं देते हो, आप उसके हिसाब से, और या फिर उसको में सिर्फ सरगम नहीं ऐड करते हो, उसको एक ट्रूली डिफरेंट कल्चरल ब्लेंड में लाने की कोशिश करते हो। तो वही मेरी भी कोशिश है। दुनिया I started with sampling few Sufi music from the Kashmir and then turning it into hip hop beats and then people rapping over it. So yeah, I have worked on 5 songs which has these samples. जब भी कश्मीर घाटी और संगीत की बात होती है तो सबसे पहले संतूर की मधुर धुनें याद आती हैं। एक ऐसा पारंपरिक वाद्य यंत्र जो कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की पहचान है। कश्मीर की पहचान उसकी खूबसूरती के साथ साथ उसका ट्रेडिशनल म्यूजिक भी है और संतूर उसी विरासत का एक अहम हिस्सा है। इसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं युवा संतूर वादक नूर मोहम्मद, जो अपनी कला के जरिए इस शास्त्रीय धरोहर को नई पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। करीब 18 वर्षों से संतूर की साधना में रमे नूर कश्मीरी पारंपरिक संगीत को नए अंदाज में प्रस्तुत कर रहे हैं। आज उनकी मधुर धुनें घाटी की वादियों से निकलकर देश के बड़े मंचों और प्रतिष्ठित सांस्कृतिक आयोजनों तक अपनी पहचान बना रही हैं। कभी हम कवाली प्ले करते हैं, कभी सूफी सॉन्ग प्ले करते हैं, कभी बॉलीवुड सॉन्ग प्ले करते हैं, कभी अपना फोक म्यूजिक प्ले करते हैं, तो सबको अच्छा लगता है। तो
यहाँ पे हमने जब आउट ऑफ स्टेट जाते हैं वहाँ पे भी ज़्यादा इसी को अब क्योंकि डीजे अब ज़्यादा नहीं यूज़ करते हैं। कश्मीर का संगीत अब परंपरा और आधुनिकता का संगम बन चुका है, जहां युवा कलाकार अपनी जड़ों को संजोते हुए उसे नए अंदाज में दुनिया तक पहुंचा रहे हैं और सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाई दे रहे हैं। आज के शो में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने शिमला स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। दरअसल वंदे मातरम की यात्रा पर स्थायी प्रदर्शनी और सरदार पटेल का विजन एक